कल मैंने पेपर सेंड किया था एक, वो सॉल्व किया तुम लोगों ने? एक पेपर सेंड किया था मैंने, उसको सॉल्व किया? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? सॉल्व किया था पेपर तुम लोगों ने कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व किए इसके, जो मैंने पेपर सेंड किया था एक, ये आई थिंक परसों सेंड किया था मैंने। हेलो, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? सर भेज यस दिए आ रही है, आंसर। आ आंसर रही है भेज सर। दी? यस ओके, ठीक है। तो ये पेपर मैंने सेंड किया था, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग और मुझे सेंड कर देना उसके आंसर्स, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, यस जो पहले वाले चैप्टर्स हैं उन सब का रिवीजन हो जाएगा एक बार, ठीक? सर तो क्वेश्चन इसको नंबर अभी अगर, कौन सा? सर 20। 20? 20 में हमें एरर्स निकालने थे, फाइंड दी एरर्स। तो जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसमें एरर फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द डिफरेंट एरर्स इन द प्रोग्राम। तो फर्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, x इक्वल टू इंट एंटर द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर हमें कोई भी वैल्यू एंटर करानी है तो इनपुट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो फर्स्ट लाइन में एरर है, वहाँ पे इनपुट फंक्शन लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू इंट, देन ब्रैकेट के अंदर इनपुट, और फिर इनर ब्रैकेट के अंदर अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ x। फिर आउटर ब्रैकेट क्लोज होगा और एक और ब्रैकेट क्लोज होगा। तो एक फर्स्ट लाइन में ये वाला एरर हो गया। एंड सेकेंड लाइन में लिखा है फॉर इन रेंज। तो यहाँ पे कोई लूप वेरिएबल का यूज़ नहीं किया है, जैसे कि फॉर आई इन रेंज या फॉर ए इन रेंज। तो वहाँ पे एक लूप वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फॉर आई इन रेंज, एंड रेंज का जो ब्रैकेट होता है वो स्मॉल ब्रैकेट होता है, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक? तो इसमें इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो वहाँ पे वो एरर हो जाएगी, वहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक? फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है इफ़ x इक्वल टू वाई। तो ये भी एरर है, क्योंकि x इक्वल टू वाई नहीं होगा, x इक्वल टू वाई होगा, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब भी हम x को y से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो इफ़ x इक्वल टू वाई होगा वहाँ पे, ना कि x इक्वल टू वाई, ठीक? देन इफ़ के बाद इन्होंने इन्होंने कॉलन का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इफ़ क्या है, एक ब्लॉक स्टेटमेंट होता है। तो इफ़ x इक्वल टू वाई के बाद कॉलन का साइन लगाना पड़ेगा। कॉलन मीन्स दो डॉट लगाते हैं, दो डॉट लगाते हैं, तो वो साइन लगाना पड़ेगा। फिर प्रिंट x प्लस वाई जो है वो ब्रैकेट में आएगा, प्रिंट के ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई, और एल्स, ठीक है? और प्रिंट x माइनस वाई, तो वो भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, प्रिंट x माइनस वाई, ठीक है? तो ये प्रोग्राम्स में जो एरर्स हैं उनको करेक्ट करके लिखना है प्रोग्राम को, ठीक? तो ये कर सकते हो तुम लोग, ठीक? 20 समझ में आ गया कि एरर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? यस सर। ओके, और कोई बताओ, और नहीं आया हो कोई क्वेश्चन?
सर 21 नेक्स्ट, उसी का ही नेक्स्ट। 21 में अभी ये जो फंक्शंस हैं इज अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, ये अभी मैं स्ट्रिंग हमारे सिलेबस में कवर नहीं हुआ है अभी। जो हमने हमारे जो हाफ ईयरली का सिलेबस था वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अभी ये आगे वाले चैप्टर में आएगा जो इज अपर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या लोअर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे फंक्शन आगे स्ट्रिंग वाले चैप्टर में, तो आगे मैं इसको बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो उसका मतलब आपने स्टडी नहीं किया है इसे भी। ठीक, फिर 22 तो तुमने 22 कर लिया होगा आई थिंक। 22 क्वेश्चन, 22 में प्रोग्राम बनाना था उसके बेसिस पे, सेल्स और कमीशन के बेसिस पे। तो अगर सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, कितना 10,000 ही है, नहीं 1 लाख है, तो कमीशन कितना देना था, 10% का देना था। और अगर सेल हमारी 75,000 से 1 लाख के बीच में है तो 5% का कमीशन देना था। ओके, फिर 5,000 से 50,000 से 75,000 तक तो 2% का। ये किया था क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 अटेम्प्ट किया था। किसी ने किया 22? क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व किया था किसी ने? सर मैंने 14 तक किया है। अच्छा, 14 तक किया है। ठीक है, तो आगे की क्वेश्चंस भी तुम लोग सॉल्व कर लो जो सिलेबस में कवर्ड हो चुके हैं, मतलब अप टू फ्लो ऑफ कंट्रोल तक। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल तक हमारा सिलेबस हो चुका है, तो फ्लो ऑफ कंट्रोल तक जो प्रोग्राम्स इसमें हैं वो तुम लोग कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 फ्लो ऑफ कंट्रोल वाले चैप्टर पे बेस्ड है, 23 भी फ्लो ऑफ कंट्रोल पे बेस्ड है, एंड 24 अभी नहीं कर पाओगे, ये आगे चैप्टर में आएगा, स्प्रिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, तो 22 और 24, सॉरी 21 एंड 24 के अलावा सारे क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो सॉल्व। बाकी सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हो चुके हैं एक्सेप्ट 21 एंड 24। ठीक है, तो ये पेपर सॉल्व कर लेना, इससे तुम लोगों का एक बार रिवीजन हो जाएगा सारे चैप्टर्स का, जो हमने पहले स्टडी किए हुए हैं वो सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। ओके, ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल तुम्हारा कंप्लीट हो गया, फ्लो ऑफ कंट्रोल वाला चैप्टर, एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम है स्ट्रिंग्स इन पाइथन। ओके, तो आई थिंक स्ट्रिंग के बारे में तुम लोगों को पहले से बताया हुआ है मैंने कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, बट यहाँ पे इस चैप्टर में हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे और स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस विच वी कैन यूज विद स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स कैसे क्रिएट करते हैं, एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक, तो आई थिंक स्ट्रिंग सभी को पता है व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, तो बताएगा व्हाट इज स्ट्रिंग? Sir, collection of data. कलेक्शन ऑफ डाटा? नहीं, कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है ये, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा एस इक्वल टू डबल कोट्स में लिखा पाइथन, ठीक, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि स्ट्रिंग्स का जो इनिशियलाइजेशन होता है या स्ट्रिंग्स को हम क्रिएट करते हैं जब, तो उनको या तो हम सिंगल कोट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं या डबल कोट्स के साथ या ट्रिपल कोट्स के साथ। ठीक है, मैंने बताया था कि स्ट्रिंग को जब भी हमें बनाना है तो वी कैन यूज़ आइदर डबल कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन मार्क्स और ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स। 3 तरह की स्ट्रिंग हो सकती है, सिंगल कोटेड, डबल कोटेड एंड ट्रिपल कोटेड। ठीक, तो ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स आर जनरली यूज फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। जब भी हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बनाते हैं तब हम ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं, एंड इन रेस्ट ऑफ द केसेस वी कैन यूज़ सिंगल कोटेड स्ट्रिंग्स और डबल कोटेड स्ट्रिंग्स। ठीक है, मतलब अगर हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग बना रहे हैं तो उस केस में फिर हम स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन। अब यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग बनाई है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में ही आएगी। अगर मैं इस तरह से लिखूँ एस इक्वल टू पाइथन, तो ये स्ट्रिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि मैंने इसको कोट्स के अंदर नहीं लिखा है। एस इक्वल टू अगर पाइथन में लिखता हूँ एंड दैट इज विदाउट
सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट स्ट्रिंग्स आर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क और ट्रिपल कोटेशन मार्क। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स ही हों, मतलब अल्फ़ाबेट्स ही हों। हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने लिखा पाइथन और इसको डबल कोट में लिखते हैं सपोज, या सिंगल कोट में लिख देते हैं पाइथन, मैंने लिखा @1 2 3, तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो डिजिट हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो या कोई अल्फ़ाबेट हो, अगर उसको हमने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो दैट कैरेक्टर इज ट्रीटेड, दैट नंबर इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। तो स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्ट्रिंग्स के अंदर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हम लोग हमेशा अल्फ़ाबेट्स का ही यूज़ करें। इनसाइड अ स्ट्रिंग वी कैन यूज़ digits also, we can use special characters also, and we can use alphabets also। ठीक है, but it should be enclosed in single quote, double quote और triple quote। ठीक, तो ये स्ट्रिंग बन जाता है इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस तरह से लिखा s इक्वल टू 3 4 5 6 7, तो ये स्ट्रिंग होगा कि नहीं होगा बताओ? दिस विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिंग और नॉट? यस सर। स्ट्रिंग माना जाएगा इसे। क्यों माना जाएगा Yes, स्ट्रिंग? sir. क्योंकि इसको हमने सिंगल कोट में लिखा है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको विदाउट कोट लिख दूं, सपोज मैंने s इक्वल टू 3 4 5 6 7 ये लिखा, तो फिर ये किस टाइप का वैल्यू होगा? इसका Sir, टाइप क्या integer. हो? हाँ, अब इसका टाइप हो जाएगा इंटीजर, क्योंकि एक होल नंबर है और होल नंबर्स को हम लोग किससे लिखते हैं? इंटीजर से दिखाते हैं, इंट से। ठीक, तो यहाँ पे हमने विदाउट कोट यूज़ किया, दैट्स वाई इट इज़ एन इंटीजर वैल्यू, एंड इफ वी आर यूजिंग इट इनसाइड कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ गया कि स्ट्रिंग हम लोग कैसे बनाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं इसका PDF मैंने सेंड किया है तुम लोग ग्रुप में, उसको मैं ओपन करता हूँ। PDF मैंने भेज दिया है, इसका चेक कर लेना तुम लोग, मैंने ग्रुप में भेजा है। अभी 2 चैप्टर्स के PDF भेजे हैं, एक तो स्ट्रिंग का और एक लिस्ट का। ठीक, ठीक है, देखो ये स्ट्रिंग वाला चैप्टर मैंने ओपन कर लिया है, इसका जो PDF है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस, ये डेफिनेशन देख पा रहे हो तुम लोग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस विच इज मेड अप ऑफ 1 or more यूनिकोड कैरेक्टर्स। Here the characters can be a letter, a digit, a white space or any other symbol. A string can be created by enclosing 1 or more characters in single, double और triple quote। ठीक है, तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस। स्ट्रिंग क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है विच इज मेड अप ऑफ 1 or more यूनिकोड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनको किस तरह का, वो किस टाइप के कैरेक्टर्स होंगे? यूनिकोड कैरेक्टर्स होंगे। एंड द कैरेक्टर्स कैन बी अ लेटर, वो कोई लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है। वाइट स्पेस का मतलब कोई भी, जैसे हम एंटर को स्पेस देते हैं कोई, या टैब देते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग में स्पेस दे दिया, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है,
तो ये जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट स्पेस बोलते हैं, या टैब हो गया, ठीक है। तो दोज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड वाइट स्पेसेस, ओके। तो वो कोई स्पेस भी हो सकता है। एंड स्ट्रिंग को हम क्रिएट कैसे करते हैं, दैट इज क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग वन और मोर कैरेक्टर्स इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल str1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये एक स्ट्रिंग हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है str2 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, इसको डबल कोट्स में बनाया, फिर यहाँ पे इसको ट्रिपल कोट में बनाया इस तरह से, और यहाँ इसको str all are going to same value hello world, okay. Value stored in str can be extended to multi line string, ठीक है। तो भाई ये वाला जो स्ट्रिंग 4 है, स्ट्रिंग 4 दिखाई दे रहा है, str4 को डिस्प्ले में आ रहा है, यस सर। ओके। तो str4 को देखो यहाँ पे इन्होंने ये ट्रिपल कोट लगाया, ये लेकिन ये सिंगल ट्रिपल कोट है, सिंगल कोट लगाए हैं, मतलब पहले एक सिंगल कोट लगाया, फिर एक कोट लगाया, फिर एक कोट लगाया, और यहाँ पे ये जो क्लोज किया इन्होंने, तो ये एक कोटेशन यहाँ पे मिसिंग है, तो ये ट्रिपल कोट से क्लोज होगा, ना कि डबल कोट से क्लोज होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। लेकिन ये वाले जो स्ट्रिंग्स हैं ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि हमें अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो हम यहाँ से मल्टी लाइन स्ट्रिंग को भी बना सकते हैं। हेलो वर्ल्ड जैसे लिखा, तो अभी तो इसको एक ही लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन मान लो मुझे मल्टीपल लाइन्स लिखनी है, तो मल्टीपल लाइन्स को भी मैं विद इन ट्रिपल कोट्स के अंदर राइट कर सकता हूँ, ठीक। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे पाइथन के अंदर एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है मुझे, तो पाइथन में मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई s इक्वल टू, और इसको हमने इस तरह से बनाया ट्रिपल कोट्स में, आई लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग, आई लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद मैंने लाइन चेंज कर दी सपोज, ठीक। अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इट इज यूज्ड टू डेवलप रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो इस तरह से मैंने इसको और भी एक कोई लाइन ऐड कर दी, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर राइटिंग वेब प्रोग्राम्स, तो अब इसको हम क्लोज करेंगे, तो किससे क्लोज करेंगे, 3 कोट्स के साथ क्लोज करेंगे, ठीक। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो जब भी हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो हम ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट कराने जाएंगे, एस को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे स्लैश एन आया ना, ये स्लैश एन, तो स्लैश एन क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। इट मीन्स ये शो कर रहा है कि जो नेक्स्ट आउटपुट है, यानी ये वाला जो आउटपुट है दैट इज ऑन द नेक्स्ट लाइन। जैसे कि यहाँ पे ये स्लैश एन आया, तो ये भी क्या शो कर रहा है कि दिस स्ट्रिंग इज ऑन द नेक्स्ट लाइन, ओके। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, सपोज यहाँ पे इस तरह से यूज़ करूँ सपोज, तो ये भी आई थिंक वैलिड स्ट्रिंग कहलाएगा। हम इस तरह से बना सकते हैं, एस इक्वल टू 3 बार डबल कोट्स का यूज़ किया एंड यहाँ पे इसको एस को प्रिंट कराया, तो भी हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे बनाएंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग इस तरह से बना सकते हैं, ओके। ये तो हो गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के बारे में। और किस तरह से बनाते हैं, किसी को पता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने का और कोई मेथड है?
अगर हमें ट्रिपल कोट का यूज़ नहीं करना है और सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ करके अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो कैसे बनाते थे? और कोई मेथड है? अगर हमें ट्रिपल कोट्स का यूज़ नहीं करना है and we want to create a multi-line string, then what is the another method to create a multi-line string? सिंगल कोट डबल कोट भी यूज कर सकते हैं ना? सिंगल कोट डबल कोट तो यूज कर सकते हो, बट वो फिर सिंगल लाइन स्ट्रिंग बनेगा। जैसे मैंने लिखा s इक्वल टू, यहाँ पे लिखा सिंगल कोट या डबल कोट में, सपोज सिंगल कोट में लिखा आई लाइक पाइथन, ये लिख दिया मैंने। अब मान लो मैं लाइन चेंज करता हूँ तो ये एरर शो कर देगा, क्योंकि वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट ही नहीं करेगा। जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो वो बोल देगा कि देयर शुड बी अ EOL, यानी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। ठीक, तो हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के साथ मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे? कोई बताएगा मुझे? जैसे मैंने लिखा आई लाइक पाइथन, अब मैं डबल कोट्स में लिखा। अब मैं क्या करूंगा कि सपोज मैं लाइन चेंज करूं, तो जैसे मैं लाइन चेंज करने जाऊंगा, एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये एरर शो कर देगा, मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने ही नहीं देगा। तो अगर मुझे सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करके मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो क्या दूसरा कौन सा मेथड है? सर स्लैश स्लैश n। हाँ, तो यहाँ भी हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं अगर हम लोग स्लैश का यूज़ करते हैं। तो आई लाइक पाइथन लिखा मैंने सपोज, और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मुझे जो प्रोग्रामिंग है वो नेक्स्ट लाइन पे लिखना है। ठीक, आई लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग को मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्लैश का यूज़ करूँगा कि स्लैश एन होता है, स्लैश एन होता है आई थिंक, स्लैश एन। ओके, सिंगल स्लैश भी काम करता है सर। हाँ, सिंगल स्लैश भी काम कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक। तो अब ये क्या हो गया कि आई लाइक पाइथन तो फर्स्ट लाइन पे है, और जो प्रोग्रामिंग है वो कहाँ आ गया? सेकंड लाइन पे आ गया। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ एस के साथ, तो देखो मेरा आउटपुट क्या आएगा? आई लाइक पाइथन स्लैश एन लगाना पड़ेगा। स्लैश एन यूज होता है कि स्लैश? एक बार फिर सुना कर लिखता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे स्लैश एन करते हैं। नहीं, स्लैश का यूज होगा। ठीक है, स्लैश का यूज करके हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। स्लैश एन नहीं होता है, ओनली स्लैश लगाएंगे जब भी हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट। तो हमें किसका यूज करना है? स्लैश कैरेक्टर का यूज करना है। यूजिंग स्लैश कैरेक्टर वी कैन एक्सटेंड द स्ट्रिंग ऑन टू मल्टीपल लाइन्स। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ सिंगल कोट में लिखूँ आई लाइक पाइथन एंड इसके बाद मैंने स्लैश यूज़ किया, तो अब मैं स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अब जो मेरी प्रोग्रामिंग है मैं उसको नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ। ठीक, और इसको मैंने सिंगल कोट से क्लोज कर दिया। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराने जाऊँगा तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? आई लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यूजिंग स्लैश वी कैन एक्सटेंड द स्ट्रिंग ऑन टू मल्टीपल लाइन्स। ओके, स्लैश कैरेक्टर का यूज करके हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बना सकते हैं यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट। ठीक है, क्लियर सभी को? समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो दो मेथड है हमारे पास, या तो हम सिंगल कोट या डबल कोट के साथ स्लैश का यूज करें, या फिर हम स्ट्रिंग्स को ट्रिपल कोट्स के अंदर राइट करें, तो हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। और सिंगल लाइन स्ट्रिंग या मल्टी लाइन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन स्ट्रिंग बनाने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो सिंपली हम लोग बना सकते हैं। यहाँ मैं लिखा पाइथन, तो ये क्या हो गया? हमारी सिंगल लाइन स्ट्रिंग हो गई। तो एस को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? पाइथन आ जाएगा। ठीक,
तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिंपली सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में डायरेक्टली राइट कर सकते हो, ठीक। तो दिस इज अबाउट सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड हाउ टू क्रिएट सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो बता दिया मैंने। हाँ, अब इसके बाद है कि जो स्ट्रिंग होता है, तो मैंने बताया था कि स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर का जो है वो इंडेक्सिंग होती है। बताया था सभी को इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आई लाइक पाइथन लिखा है, तो जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, आई है। सेकंड कैरेक्टर क्या है, स्पेस है, ये स्पेस दिया हुआ है, तो दिस इज द सेकंड कैरेक्टर। फिर एल क्या हो गया, थर्ड कैरेक्टर हो गया। ऐसी आई क्या हो गया, फोर्थ कैरेक्टर। के क्या हो गया, फिफ्थ। ई हो गया सिक्स। देन ये स्पेस दिया हुआ, ये सेवन्थ कैरेक्टर हो जाएगा। तो अगर हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कराना है स्ट्रिंग के अंदर, यानी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को अगर हमें फाइंड आउट करना है या उसको एक्सेस करना है या उसको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग के स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग किस किस तरह से होती है। तो इंडेक्सिंग को मैं बताता हूँ किस तरह से इंडेक्सिंग होती है। स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस होता है। बताया था ना मैंने, स्ट्रिंग किस टाइप का डेटा टाइप है, सीक्वेंस होता है। स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस कहलाते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है कि वहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे या उनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग होगी, ठीक। तो फॉर एग्जांपल, सपोज मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, एस इक्वल टू, सपोज मैंने ब्रैकेट में लिखा, सॉरी डबल कोट्स में लिखा पाइथन, ठीक। और यहाँ स्पेस के साथ लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब ये स्ट्रिंग मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर होती है, इनसाइड द मेमोरी। तो क्या होगा कि वहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है मेमोरी के अंदर, इनसाइड मेमोरी अ ब्लॉक विल बी क्रिएटेड। इस तरह से उस ब्लॉक में क्या होता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, वो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, पी है, तो ये पी हो गया। दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, पाई वाई होगा, फिर टी, फिर एच, फिर ओ, फिर एन। और ये क्या हो गया, स्पेस हो गया, यहाँ पे स्पेस हो गया, ये जो स्पेस दिया हुआ है दिस इज अ स्पेस, ठीक। तो ये स्पेस भी यहाँ पे आएगा। स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, ध्यान रखना। जितने भी वाइट स्पेसेस होते हैं वो सारे कैरेक्टर की तरह ट्रीट होते हैं। पी आर ओ जी आर ए एम एम आई एन जी, ठीक है। तो इस तरह से ये मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स कितना होगा, इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, जीरो से होती है। फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, जीरो। सेकेंड कैरेक्टर का इंडेक्स होगा वन। नेक्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स होगा टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, 17। 17 हो गए कि 18 कैरेक्टर्स होंगे, सर 18 जीरो भी 18, इंक्लूड होगा सर। 18 कैरेक्टर्स होंगे ना, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हुए, तो फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है, जीरो है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 18 है इसमें। अगर मैं एक फंक्शन यूज लगाऊं, इसमें फंक्शन लगाऊं एल इक्वल टू, अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं, इसकी स्ट्रिंग की, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, 18 आएगी, ठीक है। लेंथ ऑफ एस, अगर मैं लेंथ फंक्शन लगाऊं इस पर, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, 18 आएगी, ना कि 17 आएगी। 17 तो इंडेक्स है, 17 लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स है, नंबरिंग कर दी मैंने। मतलब जो जीरोथ इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, पी होगी। जो इंडेक्स नंबर 1 पे जो कैरेक्टर है वो क्या है, वाई है। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, टी है। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, एच है। इंडेक्स 4 पे क्या है, ओ है, ठीक। तो इस तरह से हम हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स दे देते हैं। इसीलिए स्ट्रिंग जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस ही तो हो गया कि सारे एलिमेंट्स क्या एक सीक्वेंस में स्टोर हैं। सो दैट्स वाई स्ट्रिंग्स आर कंसिडर्ड एज सीक्वेंस डेटा टाइप, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ऑर्डरिंग होती है, एलिमेंट्स की एक ऑर्डर होता है, ठीक। तो मतलब एलिमेंट ऑर्डर नंबर जीरो, सॉरी इंडेक्स नंबर जीरो पे पी है, इस तरह से एक ऑर्डर बन गया, ठीक।
अब मैं चाहता हूं कि आई वांट टू प्रिंट दिस कैरेक्टर, मुझे आर को एक्सेस कराना है या आर को प्रिंट कराना है, तो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा बताओ, कोई बताएगा? अगर मैं चाहता हूं कि आई वांट टू प्रिंट वैल्यू आर, दिस आर, तो मुझे पाइथन में कौन सा स्टेटमेंट राइट करना पड़ेगा? पाइथन में जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा उसको किस तरह से प्रिंट कराऊंगा? मैंने ये स्ट्रिंग बना दिया, अब मैं चाहता हूं कि आई वांट टू प्रिंट दिस आर, मुझे आर की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा बताओ? वो स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा हमें? सर प्रिंट S8 9 आर कौन से इंडेक्स पे है? सर आर 8 का, पे है। आर का इंडेक्स क्या है? 8 है। 9 9 ओ का है, ओ का 9, ठीक है। आर का इंडेक्स 8 है, तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट, और प्रिंट के ब्रैकेट में हम 8 नहीं लिखेंगे, क्या 9 लिखोगे? S8 लिखोगे। 9 क्यों लिखोगे? yes sir इंडेक्स नंबर 9 पे तो ओ है ना, मुझे आर प्रिंट करना है, तो S8 और 8 जो होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। इंडेक्सिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, ठीक, ध्यान रखना इस चीज़ को। इस वाला ब्रैकेट का यूज़ कब होता है? ये फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। जैसे प्रिंट है तो प्रिंट एक फंक्शन होता है, तो जब ये से प्रिंट लगाया तो प्रिंट हमारा फंक्शन है, तो प्रिंट के साथ हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रिंट के साथ क्या होगा? स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होगा। एंड जब हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो इंडेक्सिंग के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज फॉर इंडेक्सिंग एंड दिस स्मॉल ब्रैकेट इज यूज फॉर फंक्शंस, ठीक। तो अगर मैंने प्रिंट इस तरह से लिख दूंगा, मान लो मैं, किसी ने इस तरह से लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते हैं हम। यहाँ पे क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है। इंडेक्सिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करता है। जब भी मुझे कोई एलिमेंट प्रिंट करना है या किसी एलिमेंट को एक्सेस कराना है, किसके अंदर? स्ट्रिंग के अंदर या लिस्ट के अंदर या टपल के अंदर। स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, ये तीनों क्या कहलाते हैं? सीक्वेंस कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स दिया जाता है। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट कराना है या किसी एलिमेंट को एक्सेस कराना है, तो उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये तुम लोग जनरल गलती कर देते हो एग्जाम में, ये बहुत गलतियां होती हैं, ये समझ में नहीं रहता है कि कहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, कहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज़ करना है। तो बड़ा ब्रैकेट तब यूज़ होगा जब हम किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होंगे या उसको हमें प्रिंट करना होगा, ठीक है। एंड स्मॉल ब्रैकेट इज़ यूज फॉर फंक्शंस। जैसे प्रिंट है तो प्रिंट का फंक्शन है, वो हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। जैसे इनपुट होता है हमारा, तो इनपुट क्या होता है? एक फंक्शन होता है, तो उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट लगता है, ठीक। जैसे मैंने एक पावर फंक्शन यूज़ किया था, तो पावर में भी स्मॉल ब्रैकेट लगता है। तो फंक्शंस के आगे हमें स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, और जहाँ भी इंडेक्सिंग होगी वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट कराना है स्ट्रिंग का एलिमेंट जो कि इंडेक्स नंबर 8 पे है। तो इंडेक्स नंबर 8 पे क्या है? आर है। तो जब मैं ये वाली स्टेटमेंट लिखूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक, तो इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे इसका आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दी। सपोज मैंने यहाँ लिखा एस इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ इसको मैं टाइप करता हूँ, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ लिखा एस इक्वल टू, टाइप क्यों नहीं हो रहा? यहाँ लिखा मैंने एस इक्वल टू पाइथन
एंड देन प्रोग्रामिंग। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रिंट करना है, एम को प्रिंट कराना है, ठीक है, एम को। तो एम को प्रिंट कराने के लिए मैं क्या लिखूंगा, एम कौन सी पोजीशन पे है, एम जो फर्स्ट एम आ रहा है दैट इज ऑन द इंडेक्स। माइक ऑफ करो, किसका माइक, 13, 12 इंडेक्स नंबर and एम 14. 13 पे है, फर्स्ट जो एम आ रहा है, फर्स्ट एम जो पहली बार जो एम आ रहा है वो इंडेक्स नंबर 13 पे है, ठीक है। तो मुझे अगर उसको प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट S13, ठीक, S13, तो आउटपुट आ जाएगा M, ठीक। या फिर हम अगर प्रिंट के स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली भी S13 लिखते हैं तो भी हमें आउटपुट मिल जाएगा M, क्योंकि इंटरेक्टिव मोड में प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरेक्टिव मोड में जब हम वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं तो भी वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इंटरेक्टिव मोड में अगर मैं लिखता हूँ वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या हो गया, S13, तो S13 पे वैल्यू क्या है, M है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। बट जब हम कौन से मोड में, कौन सा मोड होता है वो, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, स्क्रिप्ट मोड में जब लिखेंगे तो स्क्रिप्ट मोड में हमें प्रिंट लिखना पड़ेगा। जब हम स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट करा देता है इंटरेक्टिव मोड में, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिखा S9, तो S9 पे मुझे क्या मिलेगा, O मिलेगा। अगर मैं लिखता हूँ S11, तो S11 पे क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। मैं लिखता हूँ S0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, S6 पे क्या आएगा, तो slash Sir, N. ब्लैंक स्पेस आएगा, कुछ आउटपुट में दिखाई नहीं देगा, ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। तो ये इस तरह से सिंगल कोट ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। ब्लैंक सिंगल कोट का मतलब क्या होता है कि वो एक स्पेस दे दिया हमने वहाँ पे, ठीक है। ब्लैंक सिंगल कोट का मतलब क्या होता है, स्पेस, ओके। ध्यान रखना कि अगर हमें ब्लैंक सिंगल कोट या डबल कोट है तो उसका मतलब क्या होता है, स्पेस होता है, एक सिंगल स्पेस दिया हुआ है, ओके। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी एलिमेंट को हम प्रिंट करा सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ओके। इतना क्लियर है सभी को, yes sir ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें स्ट्रिंग के अंदर दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। ये तो हमारा जो इंडेक्सिंग था इसे बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। दिस इंडेक्सिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, मतलब जो मैंने लिखा यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग में एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, यहाँ पे लिखा S = डबल कोट्स में लिखा पाइथन, ओनली पाइथन लिखा। अभी तुम लोग और बड़ा स्ट्रिंग भी बना सकते हो। तो पहला कैरेक्टर का P हो जाएगा, दूसरा कैरेक्टर हो जाएगा Y, तीसरा हो जाएगा T, H, देन O, देन N, ठीक। तो ये इंडेक्स कितना होगा, अगर हम ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जा रहे हैं, ये वाली इंडेक्सिंग कर रहे हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, तो इसका नंबर कितना होगा 0, इसका नंबर कितना होगा 1, इसका होगा 2, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा, ठीक। अब एक इंडेक्सिंग और होती है जिसे बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है यहाँ से स्टार्ट, लास्ट कैरेक्टर यहाँ से। तो इसका इंडेक्स होता है -1, इसका इंडेक्स होता है -2, इसका इंडेक्स होता है -3, ये होगा -4, इसका होगा -5 और इसका कितना होगा -6, ठीक है। सो अगर इंडेक्सिंग माइनस में है तो उसे बोलेंगे बैकवर्ड इंडेक्सिंग, और अगर इंडेक्सिंग अगर पॉजिटिव है तो उसे क्या बोलोगे, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग जब हम करेंगे तो जो इंडेक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से स्टार्ट होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है।
जो सबसे राइट मोस्ट कैरेक्टर होगा, राइट मोस्ट में जो कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स कितना होगा, -1 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं तुम लोगों से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s-2, तो क्या होगा उसका आंसर? O. O. और मैं बोलूं s4 की वैल्यू क्या है? Sir, T. s4 O. Press O. s4 भी तुम्हारा o ही है। Yes sir. ठीक है। तो यहाँ पे जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग में जो नंबर है -2, उसकी वैल्यू भी o आ रही है, और जो 4 पॉजिटिव इंडेक्स है वो 4 पे भी o आ रहा है। तो एक एलिमेंट के दो इंडेक्स होते हैं, ध्यान रखना, एक उसका नेगेटिव इंडेक्स होता है और एक पॉजिटिव इंडेक्स होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट स्ट्रिंग हैज टू इंडेक्सेस, फर्स्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडेक्स एंड सेकंड इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्स। ठीक। तो अगर मैं इसी पाइथन वाले प्रोग्राम में जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं यहाँ लिख दूँ s-3, तो s-3 की वैल्यू क्या होगी? H. s-3 H. h कैसे हो जाएगी? मैं अभी मेरे पास स्ट्रिंग ये है, अभी मैं ये वाली स्ट्रिंग लेके चल रहा हूँ, इसको कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज द स्ट्रिंग। Sir, I. Sir I. आई हो जाएगी इसकी वैल्यू, I. आई होगी इसकी वैल्यू। तो ये आंसर आएगा आई। ठीक। तो ऐसे ही अगर मैं लिखूँ s-12, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? ये -1 हो गया, -2, -3, -4, Blank. -5, -6, -7, Blank. -8, -9, Blank स्पेस। ब्लैंक स्पेस आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी, आ जाएगा ब्लैंक स्पेस। ठीक है। तो एक कैरेक्टर के दो इंडेक्स होते हैं, एक होता है इसका पॉजिटिव इंडेक्स और एक होता है नेगेटिव इंडेक्स। तो स्ट्रिंग हैज टू टाइप ऑफ इंडेक्सिंग, फर्स्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड सेकंड इज कॉल्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो -1 से स्टार्ट होती है, और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। ओके, कोई डाउट? नो सर। ठीक है। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं इसकी। एक्सेसिंग मैंने बता दिया, एक्सेसिंग कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं एक्सेसिंग में, कि कभी कभी वो डायरेक्ट इंडेक्स नहीं लिखते हैं, कभी कभी इस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे s और ब्रैकेट में लिखा 2 + 4, तो अब क्या होगा? अब क्या आंसर आएगा? Sir, blank आया। 2 + 4 मतलब कितना हो गया? 6 हो गया, s6। Sir blank है। हाँ, तो s6 पे क्या है? ब्लैंक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्लैंक कैरेक्टर आएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इंडेक्सिंग ना लिख के, वो कभी कभी डायरेक्ट इंडेक्सिंग नहीं लिखते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 + 4। तो ये क्या हो गया? s7। तो s7 पे हमारा क्या था? स्मॉल p, तो वो डिस्प्ले में आके आ गया। कभी मान लो माइनस में भी दे सकते हैं, s -3 -3 + 7, ये कितना हो जाएगा? Sir O. N. मतलब ये हो गया s4, -7 + 3 कितना हुआ? s4 हुआ ना। s4 पे क्या है? हाँ, s4 पे हमारा o है, तो आंसर आ जाएगा इसका o। तो कभी कभी इस तरह से भी वो लिख सकते हैं इंडेक्स, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। जो ब्रैकेट में लिखा है उसको प्लस करना है तो प्लस कर देना, माइनस करना है तो माइनस कर देना, और जो नंबर आएगा वो उसका इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग हो गया स्ट्रिंग के अंदर। ओके। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है इसके बाद। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, कि इंडेक्स कभी फ्लोट में नहीं होगा। जैसे किसी ने लिख दिया s 1.5 या 1.4, तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है वो या तो होल नंबर ही होगी इंडेक्सिंग। ठीक है। क्योंकि कोई भी इंडेक्स उसमें नहीं होता है, तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि कोई भी इंडेक्स जो होता है वो फ्लोट वैल्यू नहीं होती उसकी। ठीक। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि इंडेक्स फ्लोट में नहीं हो सकता, इंडेक्स हमेशा क्या होगा? एक होल नंबर ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? तो देखो ये पूरा दिया हुआ है, ये जो तुम्हारी PDF मैंने सेंड किया है, तो देखो इन्होंने बताया कि पॉजिटिव इंडेक्सेस क्या होते हैं और नेगेटिव इंडेक्सेस क्या होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है ना,
जैसे ये स्ट्रिंग है हमारे पास हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड में जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो रही है। और ये क्या हो रही है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग यानी नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, तो तुम्हारी जो PDF है उसमें पूरा सब कुछ दिया हुआ है, बस तुम लोगों को इसको स्टडी करना है ओनली। मतलब ये नोट्स हैं तुम्हारे एक तरह से, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, नोट्स तो तुम लोग अपने बुक से पढ़ सकते हो इससे, और जो मैं लिखाता हूँ, सॉरी मैं जो एग्जाम्पल लिखता हूँ उसको तुम लोग नोट कर लिया करो अपनी नोटबुक में। ठीक है, बाकी पढ़ बुक से इससे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि मैंने बताया था जब मैंने स्ट्रिंग वाली डेफिनेशन लिखाई थी, तो स्ट्रिंग किस तरह का डेटा टाइप होता है, म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल? सर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। हाँ, स्ट्रिंग जो होता है वो हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में, जब बताया था कि म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग जो होता है वो हमारा किस कैटेगरी में आता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है, इम्यूटेबल। और इम्यूटेबल का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। अनचेंज अनचेंज हाँ, द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, द वैल्यू इस सीक्वेंस में हाँ, जो भी सीक्वेंस हैं उसके जो सीक्वेंस में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो ये इम्यूटेबल का मतलब होता है। अब फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यही वाला एग्जांपल लिया, अभी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को, जैसे कि यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी मुझे बताना है कि हमारे S0 S1 S3 S4 S4 पे क्या वैल्यू है, S4 पे क्या दिया है, S4 पे क्या है, O है। यस सर ओ। ओके, यस अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको बदल दूं, S4 पे मेरा अभी आंसर जो आएगा, अगर मैं लिखूंगा S4 तो मेरा आंसर O आ रहा है। मैं अगर इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि S4 पे मैं इसको बदल दूं, मैं इसको कर दूं K कर दूं। S4 पे जो कैरेक्टर है वो O है एक्चुअली, मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू K हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, उस इंडेक्स पे नई वैल्यू दे दूंगा, उस इंडेक्स में मैंने नई वैल्यू क्या दे दी, K दे दी। तो ये वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? इनवैलिड। इनवैलिड इनवैलिड होगा सर, क्यों होगा इनवैलिड? क्योंकि स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल डेटा टाइप। सीक्वेंस में और वो चेंज भी नहीं हो सकता। सीक्वेंस नहीं, ये कोई मतलब नहीं, इसको ये बोलोगे कि इम्यूटेबल है ना, वो अनचेंज रहता है। इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, इसलिए वहां पे चेंज नहीं हो सकता। ठीक, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है इसलिए चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर मैं इसको कोशिश करूंगा इसको चेंज करने की, तो ये एरर शो करेगा। देखो ये लिख के आ रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे हम कोई नई वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसलिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक, लेकिन अगर ये लिस्ट होता, अगर इसकी वैल्यू लिस्ट होती है, मालूम है एक लिस्ट बनाई 1 2 3 4 5, ठीक, एक लिस्ट है मेरे पास, और मैं लिस्ट में सपोज इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू चेक करता हूँ। अब इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है हमारा, 3 है। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, 3 है। ये क्या हो गया, L0 हो गया, ये L1 हो गया, और ये क्या हो गया, L2 हो गया। तो L2 पे 3 है, लेकिन मैं L2 पे अगर यहाँ चेंज करता हूँ वैल्यू, L2 पे मैं कर देता हूँ 10, तब ये वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा, L2 इक्वल टू 10? इनवैलिड होगा, इनवैलिड होगा। हाँ, ये वैलिड होगा, क्योंकि लिस्ट हमारा म्यूटेबल म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल। तो ये चेंज कर दिया उसने, और अगर आप लिस्ट को हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा लिस्ट क्या हो जाएगा, 1 2 10 4 5 हो जाएगा। जो पहले 1 2 3 4 5 था, अब वो क्या हो गया, 1 2 10 4 5। क्योंकि लिस्ट जो है म्यूटेबल है, उसमें जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है दैट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि स्ट्रिंग में कोई भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिंग में हम कोई वैल्यू रिप्लेस नहीं करा सकते, नई वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक, तो यहाँ तक हो गया तुम लोगों का। एक तो स्ट्रिंग कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करते हैं, स्ट्रिंग में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है, एंड स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। ठीक, तो इतना पार्ट मैंने कवर करा दिया है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ये PDF जो तुम लोग है, PDF में यहाँ तक करा दिया मैंने, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल यहाँ तक। ओके, तो इतना पार्ट पढ़ लेना है स्टार्टिंग से। कहाँ तक पढ़ना है तुम लोगों को, यहाँ पेज नंबर 1, ये 8 पॉइंट, ये कौन सा पेज नंबर है ये, हाँ फर्स्ट पेज पढ़ना है,
सेकंड पेज पढ़ना है और ये थर्ड पेज पे यहाँ तक स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यहाँ तक पढ़ लेना। और आगे अगर तुम लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आगे की चीज़ें भी तुम लोग एक बार रिपीट कर, मतलब उसको देख लेना तो समझ में अच्छे समझ में आएगा आगे क्लास में। ठीक है, तो फिर ठीक है, इसको आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और पेपर सॉल्व कर लेना, जो मैंने पेपर सेंड किया था। ठीक है, पेपर सॉल्व कर लेना, वो मुझे सेंड करना, तुम लोग काम करके नहीं भेजते मुझे कोई भी। ठीक, मैं तुम लोगों के लिए इतना पेपर भेजता हूँ, कभी कोई नोट्स भेज देता हूँ, लेकिन तुम लोगों के पास टाइम नहीं होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक, क्योंकि पीछे की चीज़ें भी तो रिवाइज करनी है, ऐसा नहीं है कि पीछे की चीज़ें भूल जाना है। आगे बढ़ रहे हो तो आगे जब बढ़ोगे तो नॉर्मली ये है कि पीछे वाली चीज़ें हम भूल जाएंगे, तो उनको भी हमें साथ में कंटिन्यू करना है, जिससे कि वो रिवाइज होता जाए। ओके, क्योंकि अभी जो तुम्हारा एग्ज़ाम होगा कौन सा फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें तो पूरा सिलेबस ही आएगा ना, तो इसलिए पुरानी चीज़ों को भी हमें साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ें भूलते जा रहे हैं और नई चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पेपर सॉल्व कर लेना ध्यान से और मुझे सेंड करना उसके आंसर्स। ओके, ठीक है, एंड करता हूँ फिर मैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, लीव कर दूँगी।